आज से हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए जो आपकी तरंग प्रकाश की है वो किसके अंतर्गत आती है। वो आती है आपके प्रकाशिकी के यूनिट के अंतर्गत आती है आपकी तरंग प्रकाश की। ओके, और प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना, ये होता है प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी के अंतर्गत दो चैप्टर है आपके। पहला है आपका किरण प्रकाशिकी जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है आपका तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में क्या होता है कि हम जो आपका प्रकाश है उसे किरण मानते हुए क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। अब हमें प्रकाश को तरंग मानते हुए अध्ययन करना है। क्या मानते हुए अध्ययन करना है? तरंग मानते हुए अध्ययन करना है। तो जब हम प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन प्रकाश को तरंग मानते हुए करते हैं, जब हम प्रकाश को तरंग मानते हुए प्रकाश तथा प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो यह शाखा क्या कहलाती है? आपकी तरंग प्रकाश की कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? तो जब हम प्रकाश को तरंग मानते हुए अध्ययन करते हैं, तो जो सबसे पहले हमें घटना का अध्ययन करना है वो है आपकी व्यतिकरण। क्या है? बेसिकली व्यतिकरण। तो समझिए व्यतिकरण होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं हम कितनी प्रकाश तरंगे लेंगे? 2 प्रकाश तरंगे। यहाँ पर हम प्रकाश को क्या मानते हुए चल रहे हैं? तरंग मानते हुए चल रहे हैं। तो हम कितने प्रकाश तरंगे लेंगे? 2 प्रकाश तरंगे लेंगे। उनकी एक शर्त है। पहली शर्त ये है कि उनकी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। उनकी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो उनके आयाम होने चाहिए वो लगभग समान होनी चाहिए। लगभग समान। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि यदि एक का आयाम 18 है तो दूसरे का आयाम 18, ऐसा नहीं। लगभग समान मतलब एक का आयाम यदि 10 है तो दूसरे का 8 हो, एक का यदि 10 है तो दूसरे का 9 हो। लगभग समान है तो इस प्रकार के आयन लगभग समान होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये लोग जो है वो क्या होने चाहिए? गतिशील होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बेसिकली गतिशील होनी चाहिए एक ही दिशा में। एक ही दिशा में क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। तो व्यतिकरण के लिए 3 शर्त है। पहली शर्त ये है कि आप जो भी 2 प्रकाश तरंगे लेंगे उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी हो गई पहली प्रकाश तरंग और ये हो गई आपकी दूसरी प्रकाश तरंग। हो गई 2 प्रकाश तरंग। अब बेसिकली आवृत्ति एक समान होने का मतलब समझिए, यहाँ से आपकी तरंग स्टार्ट हुई, ये यहाँ से आपकी तरंग स्टार्ट हुई, बेसिकली ये इन दोनों की आवृत्तियाँ क्या है? एक समान। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, मतलब इनकी आवृत्ति क्या है? एक समान। आवृत्ति का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो बेसिकली आवृत्ति क्या है? इनकी एक समान है। पहली बात, आयाम लगभग समान होने चाहिए। देखिए आयाम क्या होता है? बेसिकली इसे क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है, अधिकतम विस्थापन यही है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंग। और बेसिकली नीचे चले जाए तो गर्त, उसी पर श्रृंग और ये गर्त। तो माध्य स्थिति से यहाँ तक की जो भी दूरी होती है, माध्य स्थिति श्रृंग तक की जो भी दूरी होती है उसे बेसिकली क्या कहते हैं? आपका आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। या माध्य स्थिति से गर्त तक की जो भी दूरी होती है इसे क्या कहते हैं? बेसिकली आयाम। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। उसी पर लगे यहाँ पर आयाम क्या हो जाएगा आपका? ये। और यहाँ पर आयाम क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ओके, अब आयाम लगभग समान होने चाहिए। लगभग, एग्जैक्टली समान हो ऐसा ना है, लगभग। मतलब इसकी वैल्यू यदि कितनी हो? 10 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8। इसकी वैल्यू यदि कितनी हो? 10 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो देखिए ये 2 प्रकाश तरंगे एक समान आवृत्ति की है, समझ में आ गया। आयाम लगभग समान होनी चाहिए, लगभग ही 10 8 लगभग समान है। तीसरा है एक ही दिशा में गतिशील। तीसरा क्या है? एक ही दिशा में, मतलब कि जो दिशा होनी होगी उनकी वो एक ही होगी। देखिए ये जिस दिशा में है ये भी उसी दिशा में है। तो जब आपकी 2 प्रकाश तरंगों में ये 3 प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है, तो जब ये आपस में मिलती है, बेसिकली क्या होती है? आपस में मिलती है इन द सेंस अध्यारोपित होती है। क्या होती है? अध्यारोपित। मिलना मतलब अध्यारोपित होना। तो देखिए होगा क्या आपका? जब ये दोनों प्रकाश तरंगें मिलेगी तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये 10 है,
इसका आयाम 18 है। अब ये क्या होने वाली है, मिलने वाली है। देखिए ऊपर का भाग ऊपर से मिलेगा, नीचे का भाग नीचे से मिलेगा। तो ऊपर का आयाम कितना है 10, और इस तरंग के ऊपर का आयाम कितना है 8। तो ये होके कितने हो जाएंगे 10 + 8 18। मतलब ये हो जाएगा लगभग ये। और यहाँ यदि बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। तो नीचे का भाग जब नीचे के भाग से मिलेगा तो इसके आयन भी क्या हो जाएंगे आपके इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। बेसिकली ये क्या हो जाएगा परिणामी तरंग का आयाम, ये भी क्या हो जाएगा परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18। क्योंकि देखो ऊपर का भाग ऊपर के भाग से जुड़ेगा, नीचे का भाग नीचे के भाग से जुड़ेगा। तो ऊपर के भाग का आयाम 10 था, नीचे के भाग के आयाम का कितना था 8 था। तो 10 + 8 18, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। उसी प्रकार से 10 8 18, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो जब दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान हो तथा आयाम लगभग समान हो, एक ही दिशा में गतिशील होती है और माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय पर अध्यारोपित होती है। और एक बात है माध्यम के एक बिंदु पर, बेसिकली ये दोनों तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर क्या होगी आपतित होगी। मतलब कि माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय में क्या होगी अध्यारोपित होगी। तो आपको क्या प्राप्त होगी परिणामी तरंग प्राप्त होगी। ये पहला केस देख लिए। अब हम क्या देखते हैं दूसरा केस देखते हैं। इतनी बात आई समझ में आपको। अब मैं इसे रेस कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल देना है मुझे। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरी जो प्रकाश तरंगे हैं ये हो गई आपकी पहली प्रकाश तरंग। आवृत्ति एक समान होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। हाँ ये हो गई आपकी दूसरी प्रकाश तरंग। आवृत्ति क्या करना है एक समान रखना है, आयाम लगभग समान रखना है। हाँ तो पहली प्रकाश तरंग को मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ आपकी, और दूसरी प्रकाश तरंग को मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा इसका आयाम, ये हो जाएगा इसका आयाम। उसी प्रकार से ये हो जाएगा इसका आयाम, ये हो जाएगा इसका आयाम। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। आवृत्तियाँ लगभग एक समान होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और आयाम भी लगभग समान होनी चाहिए। देखिए इसका आयाम कितना है 10, इसका आयाम कितना है 8। इसका आयाम कितना है 10, इसका आयाम कितना है 8। लगभग एक समान है। लगभग एक समान। हमें बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रखना है कि इसका आयाम 10 इसका आयाम 5, ये अलग अलग हो जाएंगे, छोटा बड़ा आ जाएगा, लेकिन 10 8 लगभग समान होते हैं। तो जब दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्तियां एक समान हो तथा आयाम लगभग समान हो, माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय में अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का मतलब होता है मिलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या केस बनने वाला सोच सकते हो आप, ये हो जाएगी आपकी एक प्रकाश तरंग। देखिए यहाँ पर केस ऐसा बनेगा, ये देखिए ये वाला भाग किससे मिलेगा इसके ऋणात्मक भाग से। नीचे वाला भाग क्या होता है ऋणात्मक भाग। तो ये कौन सा भाग है ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ये कितना है 10, ये कितना है 8। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो बेसिकली 10 - 8 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेसिकली 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला भाग जब ऊपर वाले भाग से मिलेगा, ये वाला भाग जब ऊपर वाले भाग से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये है 10, ये है आपका 8। ऊपर नीचे है मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2। तो ये मिल जाएगी आपको ऐसे, मतलब ये जो है वो कितनी हो जाएगी 2, और बेसिकली ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो जब दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्तियां एक समान है तथा आयाम लगभग समान है और एक ही दिशा में भी गतिशील है, तो जब ये दोनों प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय में पहुंचती है तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो कैसी हो जाती कम हो जाती। देखिए अब आप सोचेंगे तीव्रता का अर्थ क्या होता है, तो देखिए तीव्रता का अर्थ होता है आपका आयाम से। आयाम तीव्रता के क्या होता है समानुपाती होता है। आयाम का मान जितना अधिक होगा तीव्रता का मान भी उतना ही अधिक होगा। आयाम का मान जितना कम होगा तीव्रता का मान भी उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ का आयाम कितना है 10 है, यहाँ का आयाम कितना है 8 है, यहाँ का आयाम कितना है 2 है। तो बताओ यहाँ पर क्या केस बन रहा है, यहाँ पर केस ये बन रहा है कि जो आयाम हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है आपका
कम हो रहा है, और यदि आयाम कम होता है तो तीव्रता भी क्या होती है, कम होती है। तो जब आपकी परिणामी तरंग की तीव्रता कम आती है, पहला केस। दूसरा केस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयाम कितना है 10, आयाम कितना है 8, लेकिन यहाँ पर जो हमें परिणामी तरंग का जो आयाम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 और 8 से अधिक मिल रहा है। मतलब कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, जो कि 10 और 8 से अधिक है। मतलब यहाँ वाले केस में ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ये हो गया आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आपका जो आयाम है वो जो आप इनकी तरंगे थी उनके आयामों से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। और यदि आयाम अधिक होता है तो क्या अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है। मतलब इस केस में, फर्स्ट केस में तीव्रता का मान कैसा है, अधिकतम है, जबकि सेकंड केस में तीव्रता का मान कैसा है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि बेसिकली आयाम का मान कम है, और यदि आयाम का मान कम है तो तीव्रता का मान भी क्या होता है, कम होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो जब आपकी दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान है और आयाम लगभग समान है, एक ही दिशा में गतिशील होती है और माध्यम किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय में अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का मतलब क्या होता है, मिलना। अध्यारोपित होने का अर्थ क्या होता है, मिलना। एक ही समय पर अध्यारोपित होती है। तो यदि परिणामी तरंग की तीव्रता, इन दोनों की परिणामी तरंग ये है, इन दोनों की परिणामी तरंग ये है, तो यदि परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम क्यों इस केस में, क्योंकि आयाम अधिक है। परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या कहते हैं, बेसिकली आपका समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। कौन सा व्यतिकरण कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण करते हैं। और यदि परिणामी तरंग की तीव्रता कम होती है, बेसिकली क्या होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता कम। परिणामी तरंग की तीव्रता कम कैसे पहचाने, क्योंकि आयाम कम है, आयाम कम है तो तीव्रता भी कम होगी। तो इस प्रकार का जो व्यतिकरण कहलाता है वो बेसिकली कौन सा व्यतिकरण कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। और ये संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, आपकी व्यतिकरण कहलाती है, जो कि हम आज का हमारा टॉपिक था। तो व्यतिकरण बात समझ में आई। क्या होता है व्यतिकरण में, हम दो प्रकाश लेते हैं, या तो दो प्रकाश लेंगे या दो से अधिक प्रकाश तरंगे लेंगे। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय में पहुंचती है। देखो, हमें माध्यम का एक बिंदु लेना है और उस माध्यम के एक बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही समय में पहुंचनी चाहिए। और साथ ही साथ खासियत ये होनी चाहिए कि दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्तियां एक समान होनी चाहिए, जो आयाम है वो लगभग समान होने चाहिए और एक ही दिशा में गतिशील होना चाहिए। तो परिणामी तरंग की तीव्रता है तो अधिकतम प्राप्त होती है, हमें कभी न्यूनतम प्राप्त होती है। इसे कहते हैं विनाश, इसे कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण होता है जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्तियां एवं आयाम लगभग समान हो तथा एक ही दिशा में गतिशील हो, माध्यम किसी एक बिंदु पर एक साथ एक ही समय में पहुंचती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता है तो अधिकतम प्राप्त होती है या तो न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। अब यदि परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही मतलब समपोषी व्यतिकरण, और यदि परिणामी तरंग की तीव्रता कम प्राप्त हो रही तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये हो गया आपका व्यतिकरण और व्यतिकरण के दो प्रकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस व्यतिकरण की गणितीय विवेचना करने वाले, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है।